हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। यस सर। आर्यन ठीक है बिल्कुल अब? हाँ सर। चलो ठीक है। अंशला, यू आर देयर? यस सर। कल क्लास में थे आप? कल दिखाई नहीं दिए मुझे आप। यूनिट्स एंड डायमेंशंस में नहीं सर। व्हाट हैपेंड? प्रीवियस नाइट ढंग से सोई नहीं थी, सो बॉटनी की क्लास के बाद बहुत थकान फील हो रही थी। फिर दोबारा सो गए मतलब? यार, उसका लेक्चर का लिंक दिया था क्या? मैंने शेयर कर दूं आप लोगों के साथ? फिनिश आपने कर शेयर दिया था किया मैंने था? वो। कर दिया था शेयर मैंने। यस सर, आज देख लूंगी। चलो ठीक है, उसको कंप्लीट कर लो। और आदित्य कहाँ रह गया? आदित्य था कल क्लास में। आर्यन, आप थे कल क्लास में? डिड यू अटेंड यस्टरडेज क्लास? यस सर। ठीक है, पहले वाले लेक्चर्स देख लिए आपने सारे के, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के? सर वो बाकी वेक्टर्स के देखे थे सर। अच्छा, वेक्टर्स के देखे थे। वो आज देख लेता हूँ सर। चलो ठीक है। एंड हाउ इज वरीशा? एनीबॉडी नोज? उसने कल वो भी नहीं थी कल क्लास में आई गेस। बाकी क्लासेस में थी क्या वो? सर कल थी शायद वो। बॉटनी की क्लास में थी? नहीं, वो अपने 11 बजे के क्लास अच्छा, में। यूनिट्स वाली क्लास में थी हाँ। वरीशा? हाँ सर। अच्छा, तो आने वाली होगी इसका मतलब इसमें। सर, यस बेटा। हमारे नेक्स्ट टेस्ट के सिलेबस में फिजिक्स में कहाँ तक आ रहा है? मैथमेटिकल टूल्स एंड वेक्टर्स आएगा आपका। और यूनिट मेजरमेंट्स में से कुछ नहीं आएगा? नहीं नहीं, केवल मैथमेटिकल टूल्स एंड वेक्टर्स आएगा आपका। जो संडे को टेस्ट है ना, संडे को ये ना टेस्ट है आपका? सर, 20th निखिल जून। सर ने बोला वो कैंसिल हो गया। सर सैटरडे को है ना? 20th जून अच्छा, को जो 20 टेस्ट वाला, है। हाँ हाँ हाँ, ओके। 20th को क्या संडे ही होगा आई बिलीव? नहीं, सैटरडे है। तो नेक्स्ट टेस्ट आपका सैटरडे को है 20th जून। उसमें आपका मैथमेटिकल टूल्स एंड वेक्टर्स पूरा आएगा। ठीक है, तो वेक्टर्स आज हम फिनिश कर देंगे। वेक्टर्स का बेसिक्स आज सारा कंप्लीट कर देंगे। और आपके लिए उस पोर्टल के ऊपर वेक्टर्स की क्विजेज बनी हुई हैं। तो क्विज है, क्विज नंबर 00 से लेकर क्विज नंबर 7 तक 7 प्रैक्टिस क्विजेज हैं। इसके अलावा एक क्विज वेक्टर प्रैक्टिस फाइनल है। और उसके बाद एक है क्विज रिवीजन ऑफ मैथमेटिकल टूल्स एंड वेक्टर्स। तो ये जो क्विज रिवीजन ऑफ मैथमेटिकल टूल्स एंड वेक्टर्स है, ये आप इस संडे को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, इसमें पूरा मैथमेटिकल टूल्स एंड वेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। 75 क्वेश्चंस की क्विज है ये आपकी। तो ये 13th को संडे को शेड्यूल की है मैंने, सुबह 7 o'clock। तो इस कमिंग संडे 13 को आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी ये सारी चीजें फिनिश हो जाएंगी, वेक्टर्स और इस सब की प्रैक्टिस। ठीक है? यस सर। यस सर। तो स्टार्ट करें। जस्ट चेकिंग आउट इफ वरीशा विल आल्सो ज्वाइन। जस्ट अ मोमेंट, आई विल चेक विद हर।
चलिए मैंने मैसेज डाल दिया है, शी विल ज्वाइन आई थिंक मे बी इन अ फ्यू टाइम। तो तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आई शेयर द स्क्रीन विद यू। एक मिनट में एक जगह से और ज्वाइन कर लूँ सो दैट आई कैन व्यू योर चैट। ठीक है जी, हम स्टार्ट करेंगे, वेक्टर्स में कंटिन्यू करेंगे। तो एक सिंपल रिवीजन क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं मैं। तो सपोज मैं आपको थ्री वेक्टर्स आर गिवन, एक का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन है, फोर्सेस हैं, और तीसरे का मैग्नीट्यूड 14 न्यूटन है। कैन यू गेट जीरो रिजल्टेंट बाय एडिंग देम? हाँ जी, नो सर। क्यों? क्यों नहीं? सर क्योंकि तो हम उनमें से किसी भी ट्रायंगल नहीं दो बन सकते जिनकी साइड्स 5, 8 और 14 हो। तो एक तो ये तरीका है बताने का कि हम उन तीनों का एक ट्रायंगल नहीं बना सकते, और अगर तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो चाहिए तो दैट मींस यू इधर दिस मस्ट बी द सिचुएशन और समथिंग लाइक दिस मस्ट बी द सिचुएशन। या तो दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तीसरे के एग्जैक्टली इक्वल हो, या फिर उनका ट्रायंगल बन जाए। ट्रायंगल के लिए क्या कंडीशन होती है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है, दो वेक्टर्स दो लेंथ का सम तीसरी से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो इन दो का सम थर्ड वन से ग्रेटर नहीं है तो जीरो नहीं आ सकता। दी अदर वे ऑफ थिंकिंग इज, और भी कोई आंसर बता रहा था एक डिफरेंट तरीके से। तो ट्रायंगल वाला उतना सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी वो जो स्ट्रेट भी पैरेलल एंटी पैरेलल भी रहते हैं। क्या? हमेशा ट्रायंगल बनाना जरूरी नहीं है। जैसे कि अगर 5, 9 और 14 रहते थे तो उनका ट्रायंगल नहीं बनता था, लेकिन फिर भी वो जीरो रिजल्टेंट दे ही सकते थे। मेरी स्क्रीन विजुअल है आपको? यस सर। हाँ, तो मैं दो पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, या तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाए केस वन, या ट्रायंगल बन जाए। तो या तो दो का सम थर्ड के बराबर हो, या दो का सम थर्ड के ग्रेटर हो। तो इफ a plus b is greater than equal to c, only then we can have zero resultant, है ना? यस सर। तो दोनों पॉसिबिलिटी है। तो इधर वी हैव a plus b is equal to c और a plus b greater than c। the other way of thinking is कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर 5 और 8 मैक्स टू मैक्स 13 न्यूटन रिजल्टेंट दे सकते हैं। सो अ फोर्स ऑफ 14 न्यूटन कैन नेवर बैलेंस देम, यस। है ना? तो दैट इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग। सो द आइडिया इज a प्लस b। आपने यही सोचना है कि किस तरीके से उनको अरेंज कर सकता हूँ ज्योमेट्रिकली सो दैट दे कैन गिव जीरो रिजल्टेंट। तो इसके लिए a प्लस बी हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू c। ये तीन के केसेस में होगा। ठीक है।
तो हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ लिया था, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, और वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हमने सीखा था। तो सब्ट्रैक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन। So a man is walking on a straight road due north 5 km/h. Wind blows from west at say 4 km/h. What is the velocity of the wind as seen by the man? Route 41 km/h in southwest direction. दोबारा बोल। रूट Route 41 km/h. 41 in southwest direction. एक सेकंड, साउथ वेस्ट east direction डायरेक्शन, from west ना सर, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। गलत है, डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। नॉर्थ वेस्ट। कौन नहीं आंसर बता रहा नॉर्थ वेस्ट वाला? सर आर्यन। अरे देखते हैं अंचला। साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। तो पहली बात तो आप लोगों को एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है, समझें। साउथ वेस्ट का मतलब 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट या साउथ ऑफ ईस्ट होता है। अगर आप केवल साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट बोल रहे हैं, इसका मतलब एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन साउथ एंड ईस्ट और एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट। So that means 45 degree. So angle is not 45 degree. So you cannot report the answer simply as southeast or southwest or northwest. You need to find the angle, right? तो पहली बात तो ये एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। अब सही डायरेक्शन क्या है वो तो एक अलग बात है, बट आप जो आंसर इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप एक रफली देख रहे हैं उधर को जा रही है और आप उसको साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट बोल दे रहे हैं, तो दैट इज द रॉन्ग पार्ट इन दिस। ऐसे नहीं कर सकते आप, ठीक है। एग्जैक्ट डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपसे पूछा जा रहा है of the wind as seen by the man. So velocity of the wind as seen by the man means velocity of the wind is velocity of man. So this is relative velocity, and relative velocity of A with respect to B is VA minus VB. So that is a straightforward application of the subtraction of vectors. तो VW by M is VW minus VM, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो विंड की वेलोसिटी किधर है, तो इसके लिए मैं एक ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लेता हूँ। दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एंड अब मैं वेक्टर्स बना लेता हूँ अपने। तो मैन इज वॉकिंग ड्यू नॉर्थ एट 5 km/h, तो एक वेक्टर मैं इधर बना लेता हूँ, एंड दिस वेक्टर इज वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये 5 km/h का है।
और विंड ब्लोज फ्रॉम वेस्ट, विंड ब्लोज फ्रॉम वेस्ट मीन्स विंड वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। यूजुअली आप देखेंगे विंड के लिए ऐसे ही लिखा रहता है किधर से आ रही है, ये नहीं बताते हैं किधर जा रही है, हम हमेशा हवा के केस में बताते हैं मुझे हवा किधर से आती हुई फील हो रही है। तो विंड के लिए आप हमेशा देखेंगे फ्रॉम दिया होगा, राइट। तो विंड इधर जा रही है तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड और इसकी भी वैल्यू दी है। अब अपने को वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन करना है, तो मैं अलग से एक डायग्राम बनाता हूँ, उसमें वेलोसिटी ऑफ विंड बनाता हूँ और वेलोसिटी ऑफ मैन ऊपर की तरफ थी तो मैं माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन बनाता हूँ और इन दोनों का रिजल्टेंट लगा देता हूँ। तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं यहाँ पे और इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये हमारे पास लेंथ वेलोसिटी ऑफ विंड वेक्टर की लेंथ 4 दी हुई है, मैन वाली वेलोसिटी की 5 दी है, तो इस वेक्टर की लेंथ √41 आ जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। और अगर ये एंगल थीटा निकालेंगे तो tan थीटा की वैल्यू 5/4 आ जाएगी। ये एंगल आप नहीं निकाल सकते तो आप ऐसे लिख के छोड़ दें tan इनवर्स 5/4, tan इनवर्स 5/4, राइट। तो ये हमारी थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स 5/4। और डायरेक्शन क्या स्पेसिफाई करनी है, तो आप विंड के लिए यूजुअली फ्रॉम बताते हैं, तो फ्रॉम बताते हैं तो ये इधर से आ रही है और ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। और ये डायरेक्शन कौन सी है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। तो आप आंसर को अब ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप आंसर को, √41 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ये डायरेक्शन tan इनवर्स 5/4 नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या फिर टुवर्ड्स a direction tan inverse 5/4 tan inverse 5/4 क्या लिखूं, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, तो ये गलत लिख दिया मैंने, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, शुड बी नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये नॉर्थ है ये साउथ है। क्या लिखूं इसको, फ्रॉम टुवर्ड्स tan इनवर्स 5/4 साउथ ऑफ ईस्ट। ईस्ट। बोलो किसी को कोई डाउट? No, sir. हाँ जी अंचला। नो सर। तो ये साउथ है ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट ऐसे लूजली यूज नहीं करना आपने, ठीक है। केवल साउथ ईस्ट या केवल नॉर्थ वेस्ट या केवल नॉर्थ ईस्ट हम तब लिखते हैं जब 45 डिग्री के एंगल हो, राइट। एक और क्वेश्चन करते हैं। When a man walks due north at 3 kilometer per hour, wind appears to blow from east. When he doubles his speed, wind appears to blow from northeast. What is the actual velocity of wind?
हाँ जी, आ रहा है कोई सॉल्यूशन? Yes, sir, on it. No, sir. तो हाँ जी, आंसर 3√2 है क्या? अभी हाँ, राइट, 3 to 2 डायरेक्शन नहीं निकाली है तो क्योंकि 3 to 2 kilometer per hour from, हाँ डायरेक्शन निकालनी है, एक मिनट। तो ये आंसर सही है क्या? सही लग रहा है। क्योंकि सर इन दी एंड वेलोसिटी दोनों की सेम ही आती है। दोनों की हाँ, वो अंडर रूट ऑफ जब मैग्नीट्यूड निकाल रहे होते तो अंडर रूट ऑफ 3² + 3²। हम्म फ्रॉम साउथ ईस्ट, मतलब 45 डिग्री पे ही है। फ्रॉम साउथ। हम्म। ठीक है, देखते हैं। हाँ जी, आदित्य। आदित्य का आंसर था, देवांश का था ये? आदित्य। मैंने दिया। हम्म Are you sure 45 है? I mean, एक मिनट। नहीं, बिकॉज ये आपका आंसर क्या आ रहा है?
मेरा 3 रूट 2 पहले केस में आया बट मैं श्योर नहीं थी, तो मैंने एक वीडियो देखी जिसमें लाइक सेम प्रोसेस फॉलो किया, डायरेक्शन सब कुछ उल्टा है। वीडियो देखी? हाँ, टू बी श्योर। वीडियो देखी मतलब ये अभी सेम पैरेलल में साथ में? हाँ। क्यों? आज मेरा इंटरनेट सरप्राइजिंगली मैं अच्छा पता है है। ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा, मुझे ये इशू है कि आप वीडियो देख। हेलो, यस सर। कह रहा हूँ कि अगर मुझे ये नहीं पता चला कि आपको क्या नहीं आता है तो मैं आपकी हेल्प कैसे करूंगा, है ना? अगर आप दूसरे रिसोर्सेज से लेके मुझे आंसर दे दोगे तो बेनिफिट नहीं होगा आपको। नहीं सर, मैं नॉर्मल बेसिस पे ही नहीं करती, लेकिन आज क्वेश्चन में डाउट आ रहा था तो मैंने एक बार देखा। मैं पहले खुद ही सॉल्व करती हूँ। सर, am I audible? Yes. हेलो, आप इतनी देर से बोल रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ वो मेरा यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया था, नाउ इट हैज रिकनेक्टेड। अभी सुन रहा है, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। हाँ बेटे, मैं ये बोल रहा था कि अगर अपने को क्लास में लर्निंग करनी है ना, तो क्लास में अगर आप किसी और रिसोर्स की हेल्प लेके सॉल्व करके आंसर दे देंगे तो आप मुझसे नहीं सीख पाएंगे, ठीक है? नहीं सर, मैं नॉर्मल बेसिस पे ऐसा करती नहीं हूँ। आज भी जब मेरा आंसर आया था तो मैंने बस दूसरी सोर्स से चेक किया, मैंने आंसर बोला भी नहीं। लेकिन फिर आई थिंक जब दूसरी आदित्य या चीज फिर दूसरी चीज हाँ, दूसरा मेरे से एक और बात समझो, जो आपको इंटरनेट पे वीडियोस मिलेंगे, यू do not have a sufficient, I would say, presence of mind to verify कि कौन लोग वहां पे सही पढ़ा रहे हैं और कौन लोग वहां पे गलत पढ़ा रहे हैं, बिकॉज वहां पे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं एंड देयर इज नो ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना? तो आप वीडियो से लर्निंग करने की कोशिश ना करें। मैं सभी के लिए, इनफैक्ट मेरे सारे बैचेस के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस आती है कि भैया किसी भी अनरिकमेंडेड सोर्स से वीडियो कंटेंट नहीं पढ़ें, आपका नुकसान होने वाला है उसमें, ठीक है? उसका रीजन है कि एक हमारा एक प्रिस्क्राइब्ड वे है, मेरा एक अपना तरीका है सब्जेक्ट को डेवलप करने का। हो सकता है आपको मैं शायद स्लो भी लग रहा हूँ, कभी मैं फास्ट भी लग रहा हूँ आपको, बट अगर आप मेरे ऑर्डर में चल रहे हैं तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि कहीं और से वीडियो के आप सीखे नहीं, क्योंकि आपने कुछ ऐसे मेथड्स डेवलप कर लिए जो हार्मफुल हो सकते हैं। तो मेरे लिए डबल काम हो जाएगा, पहले मेरे को आपके दिमाग से गलत चीजें हटानी पड़ेंगी और फिर सही चीजें आपके माइंड में फीड करनी पड़ेंगी। सो प्लीज आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू एवरीवन कि आगे वाला कोई चैप्टर वीडियो से सीखने की कोशिश ना करें, किसी भी सर, रिसोर्स से, ठीक है? बुक्स पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं नो मतलब आई आप ये नहीं अंडरस्टैंड। सोचो कि मैंने आपको इतना बोल दिया, डोंट डोंट डू दैट, नहीं है ना। नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने हम्म। आपको बता भी दिया आंसर आने के बाद कि मैं नहीं अच्छा है, कंफ्यूज कर रही थी, आपने इसलिए अच्छा मैं किया डाउट। मुझे बता दिया कि आपने वो देखा। बट द आइडिया इज कि आप देखो ना, मैं आपको क्वेश्चन दे के यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि मेरे पास रिस्पांस आएगा, और मुझे लग रहा है कि आप एफर्ट कर रहे हो, उसकी बजाय आपका एफर्ट कहीं और जा रहा है, तो दैट इज हार्मफुल फॉर द क्लासरूम एनवायरनमेंट एज वेल, और यस। आपकी लर्निंग को हैम्पर करेगा वो। ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा आपको क्या नहीं आता है। और दूसरी चीज, प्लीज मैं फिर से सीरियसली बोल रहा हूँ, इंटरनेट पे आपको बहुत सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेंगे, एंड यू डोंट नो विच वन इज ऑथेंटिक विच वन इज नॉट। चाहे वो आप बाइजू उठा लो, चाहे आप अनअकैडमी उठा लो, वहां पे जो लोग पढ़ाने वाले हैं, दे आर ऑल, मेजोरिटी ऑफ देम आर अनवेरिफाइड टीचर्स। आपको नहीं मालूम है कि वो सही कंटेंट पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। और जो ये यूजुअल वीडियोस हैं इस तरीके के, उनकी मेथोडोलॉजी पे तो बिल्कुल नहीं जाए। ठीक है। यस सर। तो हम सीखते हैं, हम डिस्कस करते हैं आपस में, उससे लर्निंग होने वाली है अपनी। तो ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। और व्हेन अ मैन वॉक्स ड्यू नॉर्थ, विंड अपीयर्स टू ब्लो फ्रॉम ईस्ट, इस लाइन का क्या मतलब है? कि जब आदमी, पर्सन नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, उस समय उसको विंड ईस्ट से ब्लो करते हुए दिखाई दे रही है। इसका मतलब, अगर विंड के पास नॉर्थ की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं होती, सुने मेरी बात ध्यान से, अगर विंड के पास नॉर्थ की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं होती, उस केस में अगर मैन नॉर्थ की तरफ चलता तो उसको विंड किधर से ब्लो करती हुई दिखाई देती? ऑपोजिट डायरेक्शन से ब्लो करती हुई दिखाई देती, मतलब फ्रॉम नॉर्थ, बोलो, टुवर्ड साउथ। अब अगर पर्सन इज वॉकिंग ड्यू नॉर्थ और उसको विंड नॉर्थ या साउथ से फ्लो करती हुई नहीं फील हो रही है, इसका क्या मतलब है? It is flowing in north. इसका मतलब विंड के पास भी नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है। Yes. तो पहली लाइन से मेरे को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि विंड के पास नॉर्थ की तरफ एक 3 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, इफ मैन वॉकिंग ड्यू नॉर्थ एट 3 किलोमीटर पर आवर डज नॉट सी विंड मूविंग फ्रॉम नॉर्थ और साउथ, that means wind must be having the same velocity as that of man in the north direction. सभी को क्लियर है ये बात, बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन को मैं थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए एक हम अप्रोच भी यूज कर सकते हैं, वेक्टर डायग्राम भी बना सकते हैं। A cap and velocity wind with respect to man is from east, तो इसका मतलब इधर जा रही है, तो माइनस एक्स आई कैप लिख लेता हूँ। तो ये फर्स्ट केस में विंड की वेलोसिटी हो गई। और सर वी सर हेलो सर।
Am I audible now? Yes, sir. मैं इतनी देर से बोल रहा था, कुछ नहीं सुनाई दिया। सर सुनाई दे रहा था पर वो स्क्रीन नहीं दिख रही थी सर। तो मुझे तो कुछ ठीक है, सुनाई जस्ट भी नहीं दे रहा था। ठीक है, मैं 1 मिनट मेरे में को भी इसको कुछ रिकनेक्ट नहीं दे रहा। करता हूँ। देयर इज सम इंटरनेट इशू ओवर हियर, वेट करेंगे आप जरा, है ना। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, वॉइस क्लियर है मेरी अभी? Yes, sir. चलिए ठीक है, तो एक बार दोबारा से बात करना शुरू करता हूँ मैं इसके बारे में। तो मैं ये बता रहा था कि आप एक तो फर्स्ट लाइन से जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है वो ये है that when the man walks due north at 3 किलोमीटर पर आवर, wind appears to blow from east। तो जब मैन नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो उसको विंड के पास कोई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट एक इन्फेरेंस ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से आप एक डायरेक्ट इन्फेरेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि विंड के पास भी नॉर्थ डायरेक्शन में उतनी ही वेलोसिटी है जितनी वेलोसिटी से मैन नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, तभी मैन को विंड के पास नॉर्थ डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी दिखाई नहीं दे रही है। सो दैट इज वन ऑफ द वेज ऑफ थिंकिंग। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली कंक्लूड कर पाता हूँ कि यार विंड के पास एक वेलोसिटी तो वेस्ट की तरफ है ही, ईस्ट से आ रही है वो, और एक आपको उसको एग्जैक्टली नॉर्थ की तरफ भी 3 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तभी ऐसा होगा। और इस चीज को मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया कि मैन के पास वेलोसिटी मैंने मान ली 3 कैप, मैंने नॉर्थ डायरेक्शन को जे कैप असाइन कर दिया, और मैन को लग रहा है कि विंड फ्रॉम ईस्ट आ रही है, तो मैन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन इज ड्यू वेस्ट xi कैप मान लिया। नाउ आई नो कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू wind is velocity of, sorry ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, it should be written as velocity of wind with respect to man and this is the velocity of wind minus velocity of man। इसको मैं उधर ले जाता हूँ, so मेरे पास आएगा velocity of wind is equal to velocity of wind with respect to man plus velocity of man। तो actual velocity of wind मुझे निकालनी है, तो वो velocity of wind with respect to man minus xi cap में man की velocity 3j cap ऐड करके आएगी। तो पहली इंफॉर्मेशन से मुझे ये पता चल गया, इसको मैं फिगर से भी शो कर सकता हूँ। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, दोनों का रिजल्टेंट।
तो मुझे ये पता चल गया फर्स्ट इंफॉर्मेशन से कि वेलोसिटी ऑफ विंड कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसका वेस्ट में कंपोनेंट आई डोंट नो बट नॉर्थ में कंपोनेंट 3 है। नाउ द सेकंड केस, when he doubles his speed wind appears to blow from northeast। तो जब उसने अपनी स्पीड को डबल कर लिया तो क्या हुआ, तो सेकंड केस में विंड किधर से आती हुई दिखाई दे रही है, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। तो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट दिखाई दे रही है, मतलब एग्जैक्टली नॉर्थ और ईस्ट के मिड में से आ रही है 45 डिग्री। तो सेकंड केस में जो विंड है वो 45 डिग्री के एंगल पे आती हुई दिखाई दे रही है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? अभी तक मैंने केवल सेकंड केस की पिक्चर बनाई है। अब अगर इसको मैं आई कैप जे कैप वाले मेथड से यूज करना चाहता हूँ, वॉइस क्लियर है मेरी? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? नो सर। ठीक है, No. तो सेकंड केस में जो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन है, और वो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। और वेलोसिटी ऑफ विंड किधर है, विंड की वेलोसिटी में मालूम है ये रही, माइनस एक्स आई कैप प्लस 3 जे कैप, और इसमें से मैन की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। मैन की वेलोसिटी सेकंड केस में कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन सेम है तो 6 जे कैप। तो दिस बिकम्स माइनस एक्स आई कैप माइनस 3 जे कैप। तो ये सेकंड केस में विंड की वेलोसिटी है मैन के रिस्पेक्ट में, और माइनस एक्स आई कैप माइनस 3 जे कैप के बारे में आपको ये बताया गया कि ये नॉर्थ ईस्ट से आती हुई लग रही है। दैट मीन्स ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होनी चाहिए, और इसका मतलब एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली 3 होनी चाहिए, और वेलोसिटी ऑफ विंड कैप प्लस 3 जे कैप। तो विंड की वेलोसिटी 3√2 किलोमीटर पर आवर आई, तो स्क्रीन शेयर वापस बंद हो गया। Am I audible now? Yes. यस सर। स्क्रीन दिख रही है अभी आपको? Yes. क्या मिस हो गया इसमें से? x इक्वल टू 3 तक हो गया था सर। हाँ जी, सर आपने वो x इक्वल टू 3 तक एक्सप्लेन कर दिया था। x इक्वल टू 3 मेरे पास आ गया, तो x इक्वल टू 3 आ गया, तो अब मैं विंड की वेलोसिटी लिख लेता हूँ। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द विंड माइनस एक्स आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो इसमें मैंने x की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो विंड की वेलोसिटी माइनस 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप आ गई, जिसको मैं अगर डायग्राम में रिप्रेजेंट करूँ तो ये मैंने डायग्राम बना दिया विंड की वेलोसिटी के लिए। तो विंड की वेलोसिटी जो है वो मेरी
-3i कैप, मतलब एक वेक्टर 3 का वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और एक 3j कैप, तो 3√2 आ गई और ये एग्जैक्टली 45 डिग्री का एंगल होगा, तो 45 डिग्री का नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो हाँ जी, इस बार मैंने ज्योमेट्री से किया था। हाँ बिल्कुल, इसको आप ज्योमेट्री से करते हैं, तो उसमें आपकी डायरेक्शन नहीं आई थी ना, आपने डायरेक्शन नहीं बताई ठीक से, आप 3√2 किलोमीटर पर आवर तक बता पाए थे। तो बता दिया था मैंने, टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। अच्छा हाँ ठीक है, फिर ठीक है, दैट इज ओके। और ज्योमेट्री से इसको मैं भी एक बार आपको बिल्कुल करके दिखाता हूँ, तो क्योंकि डायरेक्शंस में कंफ्यूजन हो रही थी इसलिए मैंने आई कैप जी कैप रिजॉल्व किया। मैं दोबारा से बात करता हूँ, यहाँ पे मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन, और इसकी वैल्यू 3 है, 3 किलोमीटर पर आवर, और आपको वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन दी हुई है फ्रॉम फ्रॉम ईस्ट। तो मैं यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना के रख लेता हूँ, और फ्रॉम ईस्ट मतलब इधर को। तो ये वेलोसिटी ऑफ विंड हो गई विद रिस्पेक्ट टू मैन केस 1, और ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो गई, और इसकी लेंथ मुझे मालूम है 3, और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर हो गया। ठीक है, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड। अब इसके बाद मैंने अपनी वेलोसिटी डबल कर ली, तो जो नई मैन की वेलोसिटी है वो ये वाला वेक्टर है 6। ठीक है, और अब मेरे को वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट दी हुई है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन is velocity of wind minus velocity of man। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ विंड लिखूं यहाँ से, तो वो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन आएगी। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखें, इस डायग्राम में ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला, ये मैंने रेनबो कलर से भी बनाया, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, और अगर मैं ये वेक्टर ड्रॉ कर लूं तो ये वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा। और अब आपको डायग्राम को देख के लग रहा है कि इन दोनों का सम वेलोसिटी ऑफ विंड, ट्रायंगल ऑफ एक्सलेरेशन दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल आने वाला है। तो ये डायग्राम इसी फिगर में बन गया मेरा। और सेकेंड केस में आपको जो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन है वो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट दी हुई है, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट दी हुई है, मतलब ये एंगल 45 डिग्री का है। ये लेंथ ऑलरेडी मुझे मालूम है 3 है, ये लेंथ मुझे मालूम है 3 है, क्योंकि टोटल लेंथ 6 थी, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तो ये 3 और ये 3 है तो ये 3√2 होगा, और ये एंगल 45 डिग्री होगा। तो विंड की वेलोसिटी 3√2 होगी, और वो इस डायरेक्शन में आ रही है 45 डिग्री पे। तो ये इसको करने का ज्योमेट्रिकल तरीका, आप डायग्राम बना के सॉल्व करें। हाँ जी, दोनों मेथड्स क्लियर है, दोनों में से किसी में कोई डाउट पूछना आपको? सर हाँ जी, ज्योमेट्रिकल में एंगल कैसा है वो समझना है। हाँ सर। आपको सेकंड केस में क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि व्हेन द मैन डबल्स हिज स्पीड विंड अपीयर्स टू ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, है ना? तो सेकंड हाँ केस में, सेकंड केस में जो आपको विंड की वेलोसिटी दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू मैन, इट इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। तो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है? ये 45 डिग्री के एंगल पे, तो ये एंगल 45 डिग्री है। अब ये 45 है, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होनी चाहिए। ये वाली लेंथ 3 मुझे मालूम है बिकॉज टोटल लेंथ 6 थी और पहले वाली लेंथ 3 थी, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा। अब ये वाला पहले से मुझे मालूम था 3 है, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया 3 है, तो ये 3√2 भी होगा, और ये एंगल 45 डिग्री का भी होगा। ठीक है, हाँ, सर, ओके,
हाँ जी अंचला, क्लियर है आपको? यस सर। क्या आपको क्या डाउट आ रहा था डायरेक्शन में? यस सर, डायरेक्शन पे जाके मैं रुक गई, तब मैंने खोला और वो सेम जो इन लोग का था आपने क्लियर कर दिया। मतलब 3√2 कैसे निकाला था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अगर आप हाँ। 3 तो पहले जब वो लाइक नॉर्थ के डायरेक्शन में चल रहा था और विंड ईस्ट से आपकी आ रही वॉइस थी। बेटा क्लियर नहीं आई। हाँ। अब हाँ ठीक है। हाँ, तो जब वो पहले नॉर्थ में जा रहा था और विंड ईस्ट से आ रही थी, तो जब आपने उससे पहले वाला क्वेश्चन दिया तो उसमें मैंने मिस्टेक की थी लाइक डायरेक्शन की, इसलिए मेरा साउथ वेस्ट की तरफ आ रहा था। तो उसको करेक्ट करने के बाद वो सेम सेकंड वाला जिसमें यहाँ पे एक्चुअल विंड जो वेलोसिटी का विंड है माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो उसकी दो इक्वेशंस निकाली मैंने। और फिर मोस्टली लाइक सेकंड मेथड से रिजेंबल कर रहा था। तो एंड में जब जो माइनस ए था, मैंने दो वैल्यूज लेके रखी थी, एक माइनस ए लेके रखा था और एक माइनस क्यू लेके रखा था, दोनों केसेस के वेलोसिटीज के लिए। तो एक केस में माइनस ए माइनस ए आया था तो वहां से 3 मिला, लेकिन उसको लेके मैं अनश्योर थी कि सेम आना के चांसेस बहुत कम है, तो मैंने गूगल किया। तो वीडियो पे क्या मिला आपको? सेम वीडियो क्वेश्चन में पे एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट थी? नहीं, कुछ अलग था और उसमें डायरेक्शंस भी आई थिंक अलग थी। मुझे बस अच्छा। एक बार मेथड चेक करना था एंड अनफॉर्चुनेटली जिस दिन मेरे पास फोन था उसी दिन इतना अजीब सोल्यूशन मिला। क्या मिला उसमें आपको? समझा नहीं। अच्छा समझा ही नहीं, मतलब कुछ तो पता चला होगा क्या बोल रहा सामने वाला। कुछ अलग ही था, लाइक जेन्युइनली कुछ नहीं समझा, इसलिए मैंने जब सेकंड में उन लोगों ने डायरेक्शन बताई भी, आई थिंक आदित्य ने बताया था, तो मैं और कंफ्यूज हो गई कि शायद गलत है सब कुछ ही। अभी समझ में आ गया आपको ये बिल्कुल अच्छे से? यस सर। श्योर? यस सर। तो आप क्वेश्चन खुद से बना कर देते क्या? हाँ क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं साथ साथ में कोई टेक्स्ट बुक रखता हूँ? तो क्या? आपको क्या लगता है मैं साथ में टेक्स्ट बुक रखता हूँ कोई? नहीं सर, हर क्वेश्चन अलग ही कहता है, मतलब कहीं नहीं देखे हुए मिलते। बेटे तभी मैंने आपको बोला ना, अभी मैंने अंचला को क्या बोला कि डोंट गो फॉर अनरिकमेंडेड रिसोर्सेज। ठीक है, उसका रीजन बताता हूँ आपको मैं। हम तो लाइव पढ़ा रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासरूम अवेलेबल नहीं है ना। अगर आप मेरे से क्लासरूम में इंटरेक्ट करते तब आपको दिखाई देता कि हम कितने फ्री स्टाइल होके कैसे पढ़ाते हैं। बिकॉज आप समझो बेटा, आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री सिंस 1999। आई थिंक यू वुड नॉट हैव बीन बॉर्न एट दैट टाइम, है ना। मैं 99 से पढ़ा रहा हूँ और 20 साल हो चुके हैं मेरे को। ये दिस इज दी 21st ईयर आई एम टीचिंग फिजिक्स। तो हम हमारी एक अलग तरीके की एक्सपर्टाइज है और मुझे ये मालूम है कि मुझे आपको सिखाना क्या है। ठीक है, तो मुझे ये मालूम है कि मुझे आपको क्या सिखाना है। मुझे सिखाना है वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन कैसी होती है, मुझे सिखाना है वेक्टर्स की एडिशन कैसी होती है। और जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं वहीं पर सोचता हूँ, अच्छा यार अगर मेरे को तो मैं सब्ट्रैक्शन सिखानी है तो किस तरीके का क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो मैं ऑन दी स्पॉट वहीं पे एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि चलो ये करके दिखाओ। तो पहले मैंने आपसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा, तो आप लोगों ने बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर लिया। तो मुझे लगा ठीक है, नाउ आई शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। तो मैंने इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करने के लिए मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया, डेटा मैं कुछ भी डाल दूंगा। You will not find the same data everywhere. Maybe you will be able to find similar questions there. लेकिन आपको वो फील नहीं आएगी क्योंकि एक ऑर्डर में पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना। सर आपके तो सिमिलर क्वेश्चंस भी कहीं नहीं मिलते हैं। हाँ, तो बहुत बार ऐसे ही होता है। मीन्स जो आपने क्विज भी बनाए थे ना, वैसे क्वेश्चंस भी कोई बुक्स में भी नहीं मिलते थे। कौन सी वाली क्विज की बात कर रहे हो आप? वो मैंने तो जो क्विज पे इंटीग्रेशन कैलकुलस वाली की है। हाँ, वो बेटे बहुत सालों के रिसोर्सेस हैं, हमने बड़ी मतलब टाइम लगाकर अपने का क्वेश्चन बैंक क्रिएट करते रहते हैं। जैसे मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ या तुम्हारे लिए कभी टेस्ट पेपर बनाया,
तो उस तरीके से वो बैठ के डिजाइन होते हैं क्वेश्चन। सो इट इज नॉट कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर रही है, ऐसा नहीं है। कॉपी पेस्ट भी मिलेगा आपको, वेक्टर्स में बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएंगे आपको। मैं ये नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन मेरे होते हैं, बट क्लासरूम में जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ बोर्ड पे, मेरे लिए तो ये बोर्ड ही है, वो मैं वहीं के वहीं फ्रेम करता हूँ। तो वो तो मुश्किल है कि आपको एज इट इज कहीं मिल जाए। चलिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात हो रही थी, तो एक क्वेश्चन और इस पे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे करते हैं। A ship P is 20 kilometer west of a ship P is 20 kilometer west of another ship Q. The ship P is moving due north at 10 kilometer per hour. फर्स्ट पार्ट है, what minimum constant velocity should Q have so as to intercept P in its course. पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर। The 10 kilometer per hour at tan inverse of 1/2 north of west. So, so तुमने डिस्टेंस और वेलोसिटी दोनों को एक साथ ले लिया क्या? बिकॉज आई थिंक पी और क्यू के बीच का वो डिफरेंस है, डिस्टेंस है। वो एक्चुअली
मैंने 1 घंटे के लिए निकाला, वैसे तो फिर वेलोसिटी 10 पॉइंट इनफाइनाइट टाइम 0 और फिर 1 भी कह सकती, बस सामने की तरफ 10 होना उसको और थोड़ी सी वेलोसिटी होना वेस्ट की तरफ, क्योंकि अगर नॉर्थ कंपोनेंट उसका कैंसिल हो गया तो फिर कैसे ना कैसे वो कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएगी ना। आदित्य 1 घंटे में बोलेगा नहीं है, ऐसा ज्यादा भी ले सकता हूँ। मतलब कभी ना कभी मतलब इनफाइनाइट टाइम के बाद। हाँ सर, लेकिन पहुंच हाँ तो सर। जाएगी। तो दैट मीन्स उसके पास एक वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ जरूर होनी चाहिए, हाँ सर। और दूसरा कंपोनेंट थोड़ा सा भी हो तो भी चलेगा, है ना। हाँ बिल्कुल तो सही मेरा है, आंसर सही था क्या? यही बोला ना आपने। नहीं सर, पहले जो आंसर बोला था वो पहले आंसर क्या बोला था, मुझे सुनाई नहीं दिया, आई थिंक मैं डिस्कनेक्ट हो गया था यहाँ से। मैंने 10 रूट ऐसे ही 5। निकाला है, 10 √5 किलोमीटर पर आवर एट tan इनवर्स ऑफ 1/2 नॉर्थ ऑफ वेस्ट दोबारा बोलना, 5 10 √5 किलोमीटर पर आवर। एट tan इनवर्स ऑफ 1/2 नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये लेकिन सबसे कम स्पीड नहीं है उसकी, इससे कम भी कहीं तो भी चलता। तो अगर स्पीड केवल से इतना वो क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट मिनिमम कांस्टेंट वेलोसिटी शुड क्यू हैव सो एज टू इंटरसेप्ट पी इन दी कोर्स, इसको डायग्राम में समझ लेते हैं। आपकी बात मेरे को बिल्कुल सही लग रही है, आई एग्री विद दैट। दिस इज शिप क्यू, दिस इज शिप पी, एंड पी इज 20 किलोमीटर वेस्ट ऑफ अनदर शिप क्यू, और शिप पी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। P इज वेस्ट ऑफ Q। ओके ठीक है, मैंने ईस्ट की तरफ बना दिया। तो पी इधर है 20 किलोमीटर, और ये 20 किलोमीटर इधर है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और ये वेलोसिटी कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। अब Q को इसको इंटरसेप्ट करना है, तो Q वांट्स की उसके और P के बीच का डिस्टेंस कभी ना कभी 0 हो जाए। तो Q और P सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं, तो ये अगर मीट करेंगे कहीं ना कहीं, तो बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है कि Q के पास कम से कम एक वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर इधर जरूर होनी चाहिए, सो दैट उसको P की नॉर्थवर्ड वेलोसिटी ना दिखाई दे। उससे क्या होगा, P और Q के बीच में नॉर्थ डायरेक्शन में कोई रिलेटिव मोशन नहीं रह जाएगा, एंड नाउ इट कैन चूज एनी नेग्लिजिबली स्मॉल वेलोसिटी टुवर्ड्स P, सो दैट वो इसके पास भी आने लग जाए। सो एनी वेलोसिटी ग्रेटर देन 10 किलोमीटर पर आवर विल डू, लेकिन उसका एक कंपोनेंट 10 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ जरूर होना चाहिए, although the time taken would be become very large in that case। अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर चूज करेगा एग्जैक्टली तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा, ऑब्वियसली कभी नहीं पहुंचेगा इसका मतलब। और 10 से थोड़ा सा भी ज्यादा चूज कर लेगा तो किसी ना किसी फाइनाइट टाइम पे वो पी को कैचअप कर लेगा। सभी को समझ में आता है ये सोल्यूशन? सर हाँ जी। हाँ तो फिर ऐसे क्वेश्चन लेकिन एग्जाम में नहीं आते ना? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते मतलब? सर लेकिन ये इनफाइन ऐसे टाइम का नहीं आता, वो अक्सर ऐसे स्पेसिफाई करते कि हमें 1 घंटे में पहुंचना है, या फिर शोर उतने उतने दूर है तो फिर उतने डिस्टेंस तक। हाँ वो ठीक है, तो मैं तो बेसिक से फील देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। दूसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसमें ये पूछी जा सकती है कि वो जो क्यू है वो पी को इंटरसेप्ट करना चाहता है विद इन 1 आवर,
उसको तो फिर जो मैंने आंसर दिया वो सही है। ये वाला, ये 1 आवर के लिए क्या? हाँ सर। तो व्हाई यू हैव टेकन 1 आवर फॉर दिस? तो वो ऐसी इच्छा हो गई। तुम्हें लगा यार 1 घंटे में तो पकड़ ही लेना चाहिए उसको कम से कम, है? हाँ सर। तो सेकंड क्वेश्चन इज अ बिट डिफरेंट। फर्स्ट में किसी को कोई दिक्कत है? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? खैर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ऐसे ही पूछा था आपसे। अंचला कोई प्रॉब्लम इसमें आपको? नो सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन नो मैंने सर। ऐसे ही मतलब लिटरली ऐसे ही पूछा था, बिकॉज द आंसर इज एनी वैल्यू ग्रेटर देन 10 किलोमीटर पर आवर विल डू। बस उसमें से एक 10 किलोमीटर पर आवर का कंपोनेंट नॉर्थ की तरफ होना जरूरी है, क्योंकि वो भी नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं। अगर आप सर्च करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो इफ क्यू मूव्स along west with velocity 20 किलोमीटर पर आवर। अगर Q जहां पर था इनिशियल पोजीशन पे, वहां से वेस्ट की तरफ चलना शुरू कर देता है 20 किलोमीटर पर आवर से, तो क्या वो P को कैच अप कर पाएगा? नो। नो सर। ऑब्वियसली नो नहीं कर सर। पाएगा, क्योंकि उसके पास कैचअप करने के लिए तो एक वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ होनी जरूरी थी, है ना? So if Q moves along west with velocity 20 kilometer per hour, it will not be able to catch P. What is the distance by which it will miss P? किलोमीटर। 10 kilometers. अगर मैं ये पूछ रहा हूँ what is the distance by which it will miss P, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो P की इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा उस समय P कितना दूर होगा। मिनिमम। तो सर। मिनिमम डिस्टेंस। मैं ये ओके। पूछ रहा हूँ कि हाउ क्लोज इट कुड गेट टू P, है ना? So this actually means how much close Q would be able to get nearer to P. What is the closest? I would say distance of closest approach. अगर आप इसको बुकिश लैंग्वेज में देखेंगे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच लिखा रहता है ये, कि कितना मिनिमम डिस्टेंस Q और P के बीच में होगा ड्यूरिंग देयर मोशन।
हाँ जी। सर 20√2/3 है क्या? पता नहीं, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। बाकी लोग का क्या स्टेट है, मैं सॉल्व करूं या वेट करूं अभी? सर गलत ही लग रहा हूँ। √2 तो नहीं मेरे को लग रहा है आता हुआ, मुझे √5 जैसे आंसर की उम्मीद है। सर वो गलत ही लग रहा है। 5√5। 5√5 देखते हैं। √5 आ रहा तो हो सकता है ठीक हो, बिकॉज आई एक्सपेक्ट कि √5 जैसा कुछ आना चाहिए। डायग्राम बना लेते हैं इसका। दिस इज पी। हाँ जी। 5/5 है। 5√5 देखते हैं। दिस इज 20 किलोमीटर। तो ये वेलोसिटी ऑफ पी है हमारे पास, और क्यू की वेलोसिटी इधर है। मुझे अगर पी और क्यू के बीच का सर अभी डिस्टेंस। ये हेलो, आंसर जो लिखवाया आपने। क्या बोल रहे हो? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक है। तो Q की यस सर। वेलोसिटी इधर को लेफ्ट की तरफ, और P की वेलोसिटी ऊपर नॉर्थ की तरफ। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट कि Q और P के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। तो मैं वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P निकाल लेता हूँ। वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P विल बी वेलोसिटी ऑफ Q माइनस वेलोसिटी ऑफ P। तो वेलोसिटी ऑफ P ऊपर की तरफ है, तो वेलोसिटी ऑफ P को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं माइनस VP वेक्टर VQ में ऐड कर देता हूँ। तो ये वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P होगी। नाउ P इज स्टेशनरी एंड Q मूव्स अलोंग दिस डायरेक्शन। ये मतलब है इसका। वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P इज VQ माइनस VP। इसका मतलब है P को आप सर अब लग रहा है कि मेरा ही आंसर सही है। हाँ जी, एम आई ऑडिबल नाउ?
यस सर। यस सर। सर हाँ जी, अभी लग रहा है कि मेरा ही आंसर सही था। कौन सा? टू रूट टू। हाँ सर। ठीक है, देख लेते हैं। तो रूट टू क्यों? ये वाली वैल्यू कितनी थी? ये वी क्यू कितना है? दिस इज सर मैंने 20। कुछ भी नहीं किया, बस एक सिंपल ट्रिक लगाया कि वो जो अब ट्रायंगल बनेगा उनके डिस्टेंस का, उनकी उस डिस्टेंस की शॉर्टेस्ट वैल्यू तब आएगी जब वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी और 20 माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्यू दोनों भी इक्वल रहेंगे। क्यों? हाँ सर, वो वैसे ही कहता है सर, हमेशा उससे ही सॉल्व करता मैं कि वो ये जो डिस्टेंस बनते हैं वो इक्वल कहते हैं, तभी होता वैसा, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्टेंस थी। ट्रेवल्ड बाय पी कितना हो गया? 10t। हाँ, इज इक्वल टू 20 माइनस 20t। नहीं, क्यों? सर वो आप एनोटेशन ऑन कर सकते क्या? नहीं, मैं एनोटेशन ऑन नहीं कर सकता हूँ। बट आप मेरी बात सुनने ध्यान से। आप जो लिख रहे हैं, मैं अभी लॉजिक बताता हूँ आपका आंसर क्यों आ जाता है उन सभी केसेस के अंदर। मेरे को पता है आप क्या गलती कर रहे हो। आई विल जस्ट गिव यू द आइडिया कि क्यों आपका आंसर उन सभी केसेस में आ जाता है। हाँ जी अंचल, आप भी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो अब जरा इस डायग्राम को पहले ध्यान से देखें। P के रिस्पेक्ट में Q इस लाइन पे मूव करता हुआ दिखाई देगा। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। तो मुझे ये बताओ, ये एंगल कितना होगा अगर इस एंगल को थीटा लिख रहा हूं तो? क्या आप बता सकते हैं tan थीटा कितना होगा? इधर को VQ था, इधर को माइनस VP था, और इन दोनों का रिजल्टेंट का डायरेक्शन है ये, है ना? VQ की वैल्यू 20 है, VP की वैल्यू 10 है, और अगर ये थीटा tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना? 10, बेस कितना? 20, तो 1/2 होगा tan थीटा, राइट? अब अगर मैं P से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, तो जब Q Q डैश पर होगा उस समय P और Q के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा। इस स्टेप में कोई दिक्कत किसी को? एनीबडी हैज अ डाउट इन दिस स्टेप? नो सर। बोलो। नो सर। नो सर। तो ये वाला डिस्टेंस अपने को मालूम है 20 किलोमीटर, राइट? और अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल देखूं, पी क्यू डैश क्यू, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पी क्यू जो कि हाइपोटेन्यूज है, दैट इज 20 किलोमीटर, और मेरे को पी क्यू डैश कैलकुलेट करना है। तो कैन आई यूज साइन थीटा एज पी क्यू डैश बाय पी क्यू? अगर tan थीटा 1/2 है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1/√5 होगा। तो 1/√5 इज इक्वल टू पी क्यू डैश बाई पी क्यू। पी क्यू इज 20, सो आंसर आ गया पी क्यू डैश इज इक्वल टू 20/√5। तो 4√5 द आंसर। सो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4√5 किलोमीटर्स। बोलो प्रॉब्लम्स। सर समझा नहीं। तो तब टाइम की वैल्यू क्या रहेंगी? वो भी निकालते हैं। हाँ जी देवांश, क्या कह रहे हो? सर समझा नहीं हूँ, आपकी आवाज अटक रही थी, थोड़ी कनेक्शन इश्यूज थे। ठीक है, मैं दोबारा से बताता हूँ, एक बार बिल्कुल स्क्रैच से फिर से सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। P यहाँ पर है,
और इससे 20 किलोमीटर दूर Q है, और P के पास इधर को वेलोसिटी थी और Q के पास इधर को वेलोसिटी थी। P के पास वेलोसिटी थी 10, Q के पास वेलोसिटी थी 20। मैंने वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P कैलकुलेट कर लिया। तो वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P कैलकुलेट करने के लिए मैंने VQ माइनस VP कर लिया। तो माइनस VP नीचे की तरफ होगा और ये इनका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो अब मैंने ये बोला कि Q की जो पाथ है एज T/P वो ऐसा होगा, और ये वाला जो लाइन है ये मैंने उस वेक्टर के अलावा जो कि V ऑफ Q/P है। यहां तक कोई डाउट? नो सर। बोल देवांश। ये एंगल थीटा है तो ये यही वाला एंगल है थीटा, और tan थीटा की वैल्यू VP का मैग्नीट्यूड और VQ के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। VP का मैग्नीट्यूड 10 था और ये 20 था, तो 1/2। अब Q जब यहां से चलेगा और जिस समय Q यहां पहुंचा होगा Q डैश पे, उसमें वो P के नियरेस्ट होगा। इसमें कोई डाउट? नो सर। सो मेरे को नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना है। सो दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड। तो अगर ये एंगल थीटा है, सो दिस इज 20 साइन थीटा, दैट इज 20 इंटू 1/√5। अगर tan थीटा 1/2 है, tan थीटा 1/2 है तो ये √5 होगा, और साइन थीटा की वैल्यू 1/√5 आ जाएगी, एंड दैट इज 4√5 किलोमीटर। So the least distance between P and Q will be 4√5 kilometer. यस सर, समझा। थैंक यू सर। आदित्य, यस सर। तेरा आंसर तब आ जाता है, तुमने जितनी बार भी ये क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें VQ और VP दोनों बराबर दे रखे होंगे। तो अगर ये दोनों 10 और 10 से चल रहे होते तो ये 45 डिग्री का एंगल आता। तो जब 10 और 10 से चल रहे होते तब फिर तो उनका उनका डिस्टेंस 5 तो वो तो होगा ही आ जाता, क्योंकि तब वो 5 और 5 बराबर हो जाते। इसमें मैंने टाइम लेके करना पड़ा था। नहीं बेटे, तू जो मेथड लगा रहा है ना वो इक्वेट करने वाला, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दैट। यू गिव मी अ लॉजिक बिहाइंड दैट कि उनको इक्वेट क्यों कर रहा है। मैं आपके मेथड पे आता हूँ, जो मेथड आप लगा रहे हो। आप क्या कर रहे हो मैं बताता हूँ। आप P यहाँ था, थोड़ी देर के बाद T टाइम के बाद P यहाँ पहुंच गया, दिस इज P डैश, एंड P हैज ट्रेवल्ड फॉर अ टाइम T, सो P मस्ट हैव ट्रेवल्ड बाय अ डिस्टेंस 10t। ठीक है, Q यहाँ था एट अ डिस्टेंस 20 किलोमीटर, एट एनी टाइम T Q यहाँ पहुंच गया Q डैश पे, और Q मस्ट हैव ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस 20t बिकॉज Q की वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आ रहा है। So the distance between P and Q at any time T is this. यस सर। Now how much will be the distance? Suppose let us call this as, this will be square root of 10t whole squared plus 20 minus 20t whole squared, right? Now L has to be minimized, so dl by dt has to be taken equal to 0. ऐसे सॉल्व करना है आपको इसके आगे। यू कैन मेक इट अ प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलस नाउ। आपको L को मिनिमाइज करना है तो यू हैव टू पुट dl by dt इक्वल टू 0। सर ठीक है, मैंने इसे ट्राई किया था लेकिन वो हो नहीं रहा इससे। कैलकुलस में रूट के अंडर के फंक्शंस को नहीं कर। इससे ट्राई कर लेते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो L हो जाएगा 100t² प्लस 400 प्लस 400t² माइनस
800t. So L square is 500t square minus 800t plus 400. Differentiate with respect to time. तो ये हो जाएगा 2L dl by dt is equal to 1000t minus 800. Now put dl by dt equal to 0. So I get t is equal to 800 by 1000, that is 0.8. Put t as 0.8. तो ये हो जाएगा 10 into 0.8 whole squared plus 20 minus 20 into 0.8 whole squared. ये हो जाएगा 8 square और ये हो जाएगा 16 minus 4 square under root, and that is 4 root 5. सर हाँ जी, लेकिन हमेशा ऐसे कर नहीं सकते क्या फिर इक्वेट कि मैंने कर दिया था 10 माइनस नहीं, 10 इक्वल टू वो 20 उसका लॉजिक ही क्या है? यू गिव मी अ लॉजिक बिहाइंड दैट ना. आप ये कह रहे हो कि जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो एल मिनिमम हो जाएगा. व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? सर क्योंकि अगर एक को कम फिर उसके बाद एक कम होगा एक ज्यादा होगा तो फिर a प्लस बी a माइनस बी ले लिए तो फिर वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब और बढ़ेगा ही ना डिफरेंस. बेटे दोनों के कम होने के और ज्यादा होने के रेट डिफरेंट डिफरेंट है ना. वो हमेशा सिमेट्रिकली प्लेस्ड ही नहीं होंगे. तो मतलब अगर स्पीड सेम है तभी वो लॉजिक लगाना नहीं तो नहीं. हाँ, अच्छा और समझ वो गया. लॉजिक ही मत लगाना यार. दैट इज इलॉजिकल लॉजिक, राइट? दिस इज द लॉजिक. या तो ये वाला और या फिर ये वाला विजुअलाइज करना है तो दिस इज द वे. दिस इज द वेक्टर मेथड है ना. इसमें आपको पता चल रहा है कि कैसे उनके बीच की सेपरेशन वेरी कर रही है. पहले कम हो रही है ना, और फिर ज्यादा होती चली जा रही है, राइट? सभी को क्लियर है? आर्यन, अंचला? यस सर. सर हाँ जी बेटा. आप एक बार उस कैलकुलस वाले मेथड पे एलाबोरेट कर सकते हैं? मैंने उसे ट्राई किया था लेकिन मेरा आंसर आया नहीं फाइनल. आपने कैसे ट्राई किया तब बताओ. भाई dl अपॉन dt इज इक्वल टू 0. बीच में एक मिनट कहाँ गया पेज? तो ये दिख रही है स्क्रीन आपको? यस सर. हाँ, ये हमने एल कैलकुलेट किया उनके बीच का. किसी टाइम टी पर पी की पोजीशन मार्क कर ली पी डैश, पी हैज गॉन टू पी डैश एंड क्यू हैज गॉन टू क्यू डैश. सो ये वाली लेंथ मेरी 20 माइनस 20 टी बच गई. ऐसे ही लिखा था क्या आपने? हाँ और लेकिन ये 10 टी, उससे एल निकाल लिया स्क्वायर रूट ऑफ दिस. क्या ये कैलकुलेट किया आपने एल उनके बीच में? किया था लेकिन शायद आंसर नहीं आ रहा था. मैं चेक करती हूँ. हाँ, एल ये मैं तो आप वेरीफाई कर लेते ना. एल यही लिखा था क्या आपने जो मैंने लिखा हुआ, या कुछ डिफरेंट था? पता चल जाएगा ना कैलकुलेशन मिस्टेक्स. नहीं डिफरेंट था. क्या था आपका एल? ये 20 माइनस 20t लिया तो था लेकिन फिर लगा कि शायद गलत हो सकता है तो मैंने चेंज किया. क्या चेंज कर दिया? मतलब फिर नेक्स्ट वाला निकल नहीं रहा था बिकॉज 20 माइनस 20t में मुझे एक बार के लिए डाउट आया कि शायद वो एक मिनट, लेकिन फिर सेकेंड वाले केस में निकल नहीं रहा था. मैं आपको व्हाट्सएप पे सोल्यूशन सेंड करती हूँ मैंने क्या किया. ठीक है. समझ में आ गया आपको?
हाँ जी अंचला, वेक्टर मेथड में कोई डाउट? तो थोड़ा नीचे दे सकते क्या? यहाँ पे तो वो, हाँ ये वाला पार्ट कह रहे हो? हाँ सर। हाँ जी, कुछ पूछना है इसमें आपको? नहीं सर, देखना था बस। ओके। तो एक्चुअली जब मैंने पहले किया था तो आंसर 0 आ जाएगा था इस मेथड से अभी, तो इसमें स्लाइड डाउन कर दिया। 0? तो अभी हाँ, इसमें स्लाइड डाउन करने पड़ेगा। वो एक्चुअली मैं ऐसे आपने जो किए 10 की नहीं लेके कर रहा था, मैं सीधे वो 500 t स्क्वायर प्लस 400 माइनस 800 t से कर रहा था। तो फिर मैंने आखिरी में 800 t की वैल्यू 640 की जगह पर 720 कर दी, तो 720 माइनस 720 0 आ गया था। हाँ जी अंचला, कहाँ रह गई? नहीं सर, मैं अपनी गलती मतलब मुझे मिल गई। वो जब मैं 20 में से सब्ट्रैक्ट करी थी, लाइक मैंने एक केस में 1 लिया 2 लिया, तो उसमें दिक्कत आ गई थी। अभी क्लियर है? दोनों मेथड क्लियर है, वेक्टर मेथड और कैलकुलस मेथड? यस सर। चलिए ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन दूं होमवर्क के लिए आपको? होमवर्क के लिए आपको टाइम लगेगा, इसलिए अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इट इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। शिप P is 20 kilometer east of Q and it moves due north at 24 kilometer per hour. The ship Q moves with a constant velocity such that its distance of closest approach to P is 12 kilometer and it takes 24 minutes to attain the distance of closest approach. Find all possible values of the velocity of Q.
क्वेश्चन समझ लें, कोई डाउट है तो पूछ लें, होमवर्क के लिए आपके। A ship P is 20 km east of Q and it moves due north at 24 km per hour. The ship Q moves with a constant velocity such that its distance of closest approach to P is 12 km and it takes 24 minutes to attain the distance of closest approach. Find all possible values of velocity of Q. क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? सर टोटल कितने वैल्यूज आएंगे? ये तो आप क्वेश्चन के अंदर ही है, अब आपको अपने आप सोचना पड़ेगा। किसी को क्वेश्चन के बारे में कुछ पूछना है, कोई स्टेटमेंट नहीं समझ में आया हो, कहीं पर कोई मतलब नहीं समझ में आया हो? ठीक है जी, आपका होमवर्क क्वेश्चन है। हम थोड़ा सा आगे और कंटिन्यू करते हैं। तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ और देना चाहूंगा। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री सर which